हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। एचपीएससी रिटन एग्ज़ाम सीरीज़ में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि भारत में इससे पहले 6 मुख्य औद्योगिक नीतियाँ लागू हो चुकी हैं। ये नीतियाँ कब कब लागू हुई हैं? जो पहली जो नीति है वो 1948 में लागू हुई, उसके बाद 56 में, 77, 80, 91 में एलपीजी नीतियाँ लागू हुई, जिसमें प्रमुख आर्थिक सुधार किए गए थे। अब जो करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो 91 के बाद में जो लागू हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है हमारे देश में इतना महत्व क्यों रखती है? इतनी सारी पॉलिसीज पहले भी लागू की गई हैं, इसका क्या कारण है? सबसे पहला तो ये है कि जो इंडस्ट्री है इसका हमारी जीडीपी में 30% तक योगदान है। दूसरा, जो रोजगार है वो देने में ये 50 मिलियन लोगों को रोजगार देती है। और इसके साथ साथ एवरेज जो ग्रोथ है, इसकी एनुअल ग्रोथ है वो है 5.2%। अगर हम देखें तो इंडस्ट्री का भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए लगातार नई औद्योगिक नीतियां बनाई गई, जिससे कि जो औद्योगिक विकास है उसको एक अच्छी गति दी जा सके। अब हम बात करते हैं करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। जैसे पुरानी 6 नीतियां बनाई गई हैं, इस तरह से कोई एक स्पेसिफिक नीति 1991 के बाद नहीं बनी है। फिर भी ऐसे रिफॉर्म्स किए गए हैं जिससे कि जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको कोई स्पीड मिले। करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को समझने से पहले हमें देखना होगा कि 3 जो प्रमुख उद्योग हैं ये भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है स्टील, दूसरा है कोल और तीसरा है टेक्सटाइल। इन तीनों उद्योगों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि समय के अनुसार इन उद्योगों से संबंधित नीतियों में क्या बदलाव किए गए हैं। सबसे पहला है स्टील। स्टील के प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में भारत का पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद दूसरा स्थान है। जो वर्ल्ड लेवल पर स्टील का कंजम्पशन है वो है 224 केजी पर कैपिटा, और इंडिया में जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो है 74 केजी। स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता होने के बाद भी स्टील का कंजम्पशन भारत में 74 केजीज है, जो वर्ल्ड के मुकाबले काफ़ी कम है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टील इंडस्ट्री को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। इसके लिए एक जो मेजर स्टेप उठाया है वो है NSP 2017। 2017 में स्टील इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए नेशनल स्टील पॉलिसी लाई गई। अब जो नेशनल स्टील पॉलिसी है इसका मकसद ये है कि देश में स्टील के कंजम्पशन को बढ़ाया जाए, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और ग्लोबल लेवल पर इसको कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, इसके जो मेजर एम्स हैं वो हैं जो क्रूड स्टील है इसकी कैपेसिटी को 300 मीट्रिक टन तक बढ़ाना। उसके बाद जो फिनिश्ड स्टील है इसकी कैपेसिटी को 230 मीट्रिक टन तक बढ़ाना। साथ ही पर कैपिटा जो कंजम्पशन है हमारा उसको 158 केजी तक करना है। ये जो नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 है इसके 3 मेन उद्देश्य रखे गए हैं: क्रूड स्टील कैपेसिटी को बढ़ाना, फिनिश्ड स्टील कैपेसिटी को बढ़ाना और पर कैपिटा जो कंजम्पशन है जो अभी 74 केजी है उसको बढ़ाकर 158 केजी करना है। और ये जो लक्ष्य रखे गए हैं ये 2031 तक पूरे किए जाने हैं। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी स्टील
इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कई स्टेप्स उठाने की कोशिश की गई है। जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इसमें स्टील इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए जो स्टेप्स उठाए जाएंगे वो ये है कि इंडिया में अगर कोई भी डेवलपमेंट होगा तो जो गवर्नमेंट है वो इंडियन स्टील इंडस्ट्रीज को उसमें प्रेफरेंस देगी। दूसरा, जो एमएसएमई एक्सपोर्टिंग यूनिट्स के पार्ट हैं उनको इंटरनेशनली जो कंपेरेबल प्राइसेस हैं उनके ऊपर स्टील प्रोवाइड कराएगी। सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है वो है कोयला। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और हमारी एनर्जी की जो आवश्यकताएं हैं, ऊर्जा की खपत जो होती है उसमें 55% तक हम कोयले का ही प्रयोग करते हैं। भारत कोयले का इतना बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ इसका बहुत बड़ा आयातक भी है। जो कोयला है इसका प्रयोग बहुत सारे जो उद्योग हैं उसमें इंटरमीडिएट गुड के तौर पे किया जाता है, जैसे कि सीमेंट, स्टील और आयरन जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसको कच्चे माल के तौर पर भी प्रयोग करती हैं। तो कोयले का जो इतना अधिक उपयोग होता है, इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, इसको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए सरकार ने 2 तरह के स्टेप उठाए हैं। पहला स्टेप ये है कि कोयले के प्रयोग से पोल्यूशन होता है, एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, तो एक स्टेप उठाया गया है क्लीन कोल। इसके लिए सरकार ने जो कोल बेड जो एरियाज हैं जहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगाने की जो स्कीम्स हैं उनको चलाया है। दूसरा है पॉलिसी और एक्ट। जो हमारी कोल इंडस्ट्री है इसको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए सरकार ने क्या एक्ट बनाए हैं, तो इसके लिए मिनरल्स लॉज एक्ट 2020 में लाया गया और इसका मकसद क्या है, जो कोयले का उत्पादन है उसका मैनेजमेंट करना। दूसरा है 2022 में 28 कोल ब्लॉक्स हैं, इनकी नीलामी की गई है ताकि प्राइवेट सेक्टर इनका यूज करे और कोल इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ रेट है वो काफी बढ़े। इसके बाद तीसरा जो मेजर इंडस्ट्री है हमारी इकोनॉमी में वो है टेक्सटाइल। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसका भारत के औद्योगिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये भारत की जीडीपी में 2% रोल प्ले करता है। और जो ग्रोस वैल्यू एडिशन है उसमें इसका 11% रोल है। इसके साथ साथ ये रोजगार देने में बहुत महत्वपूर्ण है। 10.5 करोड़ लोगों को ये रोजगार देता है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं उनमें अधिकतर महिलाएं हैं। इसलिए जो औद्योगिक पॉलिसी है वो इस तरह से बनाई जाती है कि महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मेजर रोल है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में अपनी वीविंग के लिए और अपने डिज़ाइंस के लिए जानी जाती है, जिस वजह से इसको इंडिया की इंडस्ट्री में मेन रोल मिला है। इस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, जिसमें हम पहला स्टेप देखते हैं ATUFS। ये पहली योजना है, द अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। सबसे पहले जो
कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसको अपग्रेड करने के लिए और इसके अंदर टेक्निकल डेवलपमेंट करने के लिए ATUFS स्कीम है वो लाई गई है। उसके बाद दूसरी जो स्कीम है वो है SITP, द स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क। इसमें 2021 तक ऐसे 56 टेक्सटाइल पार्क हैं, उनको लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो पहली योजना ATUFS है, दूसरी है SITP, द स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क। इसमें 2021 तक 56 जो पार्क हैं, टेक्सटाइल पार्क हैं, वो लगाए जाएंगे। ये एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्कीम है। उसके बाद तीसरी जो स्कीम है वो है समर्थ। इसके फुल फॉर्म है द स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। ये जो स्कीम है इसमें 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए ये स्कीम चलाई गई है, जिसमें 10 लाख युवाओं को स्पिनिंग और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। एक तरह से ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। उसके बाद अगली जो योजना है इसमें वो है मित्र योजना। ये अक्टूबर 2021 में लाई गई थी और इसकी फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। इसमें ऐसे पार्क की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, 7 ऐसे पार्क स्थापित किए जाएंगे जिसमें मेन थीम रहेगा फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन। इसके अंतर्गत 7 पार्क लगाने की योजना बनाई गई है। 2021 में ये योजना लाई गई है और इस तरह से जो इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, वर्तमान इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसमें 3 क्षेत्रों के सुधार करने के लिए तरह तरह की स्कीम्स हैं वो लाई गई हैं। इसके अलावा और भी ऐसी स्कीम्स हैं जो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। जो मेजर स्कीम्स हैं जो करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को डिफाइन करती हैं उसमें से एक है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जो स्कीम है वो 2014 में लाई गई थी और इसका विजन क्या रहा है, FDI को अट्रैक्ट करना, देश में विदेशी निवेश है जो प्रत्यक्ष निवेश है उसको अट्रैक्ट करना इसका मेन मकसद है। यही विजन इसका रखा गया है। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं
जॉब क्रिएशन, स्किल डेवलपमेंट, in 25 सेक्टर्स। जो मेक इन इंडिया स्कीम है, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो 25 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में जॉब क्रिएशन का है और स्किल डेवलपमेंट का है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, क्या देश में जो पॉलिसी लागू की गई है उससे हमारे देश में बिजनेस करने का वातावरण, इंडस्ट्रीज लगाने का जो एनवायरनमेंट है उसको गति मिली है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में जो आई है उसमें भारत की 63rd रैंक है। आउट ऑफ 190 कंट्रीज, जो कि इससे पहले 2014 में 142 थी। ये 2020 में जो रिपोर्ट आई है 2019 के आंकड़ों के आधार पर आई है और इसमें हमारे देश की 63वीं रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज देखे जाते हैं जिसमें देश में जो इंडस्ट्रीज लगाने का वातावरण है या नहीं। तो इसमें हमारी जो रिपोर्ट है वो पहले से काफ़ी बेहतर है, जिससे ये पता चलता है कि वर्तमान औद्योगिक नीति से इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। इसके अलावा हम जो स्कीम है इसमें मेंशन कर सकते हैं वो है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया स्कीम जनवरी 2016 में लाई गई और इसका जो मेन थीम था वो है स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा है? इनोवेशन को बढ़ावा देना, लार्ज स्केल पर ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस तरह से करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये जो नए नीतिगत सुधार किए गए हैं इसमें आप कोविड के बाद जो रिफॉर्म्स हुए हैं उनको भी मेंशन कर सकते हैं। वर्तमान औद्योगिक नीति में ये सभी चीज़ें शामिल है। इससे पहले वाले वीडियो में हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे